So hello everyone, very good afternoon to all of you. We are welcome with our 6th chapter हमारी एनसीईआरटी का 10th क्लास की. इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर रह जाएगा. हम इतना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन इससे बहुत फ्रीक्वेंट आए हैं. डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली आए हैं, एज पर करंट अफेयर के अकॉर्डिंगली आए हैं बट आए हैं. ठीक है, तो आज हम खत्म करते हैं हमारा ये 6th चैप्टर. इसको हो सकता है मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, हो सकता है, बट लेट्स सी कितना हम कर पाते हैं आज की डेट में. तो हमारे चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा उन सब के बारे में दे रखा है. तो हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज. ये आपको पता ही है, हमारा जो इकोनॉमी के हमने आपको 3 बताए थे, 3 सेक्टर होते हैं. सॉरी, इकोनॉमी, सॉरी 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 ओके, इकोनॉमी के 3 होते हैं. ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी, लास्ट हमारा टर्शरी. ठीक, इसमें आते हैं हमारे जो भी एग्रीकल्चर या फिर रॉ प्रोडक्ट जहाँ से भी बनते हैं, कच्चा माल वाला आइटम सब प्राइमरी में आता है. ठीक, सेकेंडरी में आता है रॉ मटेरियल जो हमको यहाँ से मिलता है, उसका प्रोसेस कहाँ कैसे क्या फूड प्रोडक्ट क्या बनता है वगैरह वगैरह. ठीक है, और थर्ड में आता है जो प्रोडक्ट ये बन गया इसका डिलीवरी सर्विसेज. हमारा टर्सरी में आता है हमारा सर्विस सेक्टर. तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ. खैर, अब बात करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में. तो यहाँ पे वो दे रखा है एग्जाम्पल काइंड ऑफ कि ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली के दिन पे हरीश बैंड टू मार्केट गया अपने पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ में. उसने परचेज किए वहाँ पे जूते कपड़े, और उसकी मम्मी ने परचेज किया यूटेंसियल शुगर चाय दिया वगैरह. हरीश ने ऑब्जर्व किया दैट तो उसकी शॉप इन द मार्केट एवर फ्लडेड विद द आइटम्स फॉर सेल से भरी हुई थी. ही वंडर्ड हाउ सो मेनी आइटम कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटी. इतने आइटम कैसे बना सकते हैं करके. तो उसके पापा ने बताया कि यार शूज क्लॉथ्स शुगर ये सब क्या है यार, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन इन लार्ज इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं. कुछ यूटेंसिल्स हैं मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इन स्मॉल इंडस्ट्रीज में, जबकि आइटम लाइक दिया वगैरह मेड बाय इंडिविजुअल आर्टिशियंस इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री. जो दिया वगैरह ये छोटे लोग बनाते हैं, मतलब जो भी आर्टिशियंस होते हैं हमारे छोटे लेवल के इंडिविजुअल्स को बोल सकते हैं. ठीक है, वो लोग अपने आप घर पे बनाते हैं. हाउस होल्ड इंडस्ट्री है वो, घरेलू उद्योग है वो. ठीक है, अब बात करते हैं मेजर थिंग्स. So production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. Manufacturing is क्या है कि रॉ मटेरियल से हमको कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल जाए, बस उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. सो डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, यानी कि लकड़ी से बनता है, शुगर से और शुगर केन से. आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर से निकलती है. ठीक, हमारी चीनी बनती है गन्ना से, हमें पता ही है. आयरन बनता है हमारा लौह अयस्क से, आयरन ओर से. एल्यूमिनियम बनता है हमारा बॉक्साइट से, वेरी इंपॉर्टेंट. ये उनके ओर दे रखे हैं. ठीक, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम का जो ओर है अयस्क है वो है बॉक्साइट. So do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product. Yarn, a kind of, I think cotton or something. Let me check. हाँ जी, तो क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न. अभी कॉटन सबसे पहले होता है, कॉटन के बाद कॉटन कपास ऐसा होता है, फिर यार्न इससे बनाते हैं, खींच के धागा बनाते हैं, धागा संरचना, और फिर कॉटन जो यार्न होता है इससे बनता है हमारा क्लॉथ. तो यार्न बीच का एक प्रोसेस है. ठीक है, बट ये भी मैन्युफैक्चर से ही बनता है. इसके अलावा पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज, देखो बताया ना सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू द फिनिश्ड गुड्स. द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री जो होते हैं वो कार ब्रूरीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होते हैं, बेकरीज वगैरह में, फॉल इनटू दिस कैटेगरी, यानी कि सेकंड वाले सेकेंडरी एक्टिविटीज में. क्योंकि ये सारे किस लिए काम कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उससे बना रहे हैं. सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो हमारे थर्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर. यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ हमारा सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या कैसी कैसी इंडस्ट्रीज क्या क्या कैसे काम करते हैं, वो सब हो जाएगा. ठीक है, so the economic growth of a country is measured by the development of manufacturing industries. उससे हमारे देश का डेवलपमेंट, किसी भी देश का डेवलपमेंट पता लगता है. इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है डेवलपमेंट का. कौन, मैन्युफैक्चर. इज इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्री होती है वो हेल्प किस में नहीं करती, मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर को नहीं करती, बल्कि विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, भी हमारे इकोनॉमी की बैकबोन भी होती हैं. दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाई प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. मतलब ये बता रहा है कि वो जो हमारी
अभी हम जो भी बात करेंगे हमारे सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, ठीक। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारी कम फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इसमें क्या होता है, किसान आदमी के पास जगह जमीन है या नहीं है वो भी यहाँ पे आके काम कर सकता है, ठीक। इसके अलावा बर्डन ज़्यादा है वो भी हटा देता है, और इसके अलावा ये डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, ये बता रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, इज ए प्री कंडीशन है फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हटाने की। अब यहाँ पे लोग आके जॉब करेंगे तो उनकी बेरोजगारी हट गई ना, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक अच्छा बेनिफिशियल उसमें है। एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, देश से गरीबी हट जाएगी। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया, ठीक। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिश करते हैं इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड, मतलब एक ही जगह नहीं, हर हर जगह पे करते हैं, ठीक है। जो हमारे रीजनल बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे भी ये फैक्ट्री वगैरह बिल्ड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाता है, ठीक है, और बुलाता है इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आता है पैसा। अभी देखो, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल सॉरी इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ऐसे देश जो ट्रांसफॉर्म करते हैं उनके रॉ मटेरियल को इनटू बहुत ज़्यादा वैरायटी को फिनिश गुड्स में, और हायर वैल्यू और प्रॉस्परस, ठीक, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, ऑफ हायर वैल्यू और प्रॉस्पर होते हैं। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल, हम लोग वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अभी बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, दे मूव हैंड साथ साथ चलते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, क्योंकि ये रॉ मटेरियल देता है और ये उसको प्रोसेस करते हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज, दोनों मिला दिए, कृषि उद्योग इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, बढ़ाते हैं प्रोडक्टिविटी। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं, एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप वगैरह बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। तो ये सारे आइटम कहाँ से आएंगे, ये सेकेंडरी सेक्टर से आएंगे, ठीक। बट इनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो प्राइमरी सेक्टर से आएगा। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculture in increasing the production but also made the production process very efficient, सब कुछ बढ़ा दिया, अच्छा कर दिया, ऐसा बता रहे हैं। The present day world of globalization में हमारा जो औद्योगिकीकरण चल रहा है, our industry needs to be more efficient होनी चाहिए एंड कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी अकेले में होनी चाहिए इज नॉट इनफ, नहीं है। और मैन्युफैक्चर से हम पढ़ते हैं ना हमारा आत्मनिर्भर भारत, ठीक। So our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then we will be able to compete in the मतलब अगर हम क्वालिटी अच्छी देंगे तभी हम क्या करेंगे, compete कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी में, क्या है इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्टेगनेटेड, मतलब हिल गया है एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ 27, 27 से 17 रह गया है। द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड करती है 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ठीक। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट आसियान इकोनॉमिक्स where it is 25 to 35% 25 से। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% प्रति वर्ष रहा है। The desired growth rate over the next decade is 12% since 2003, इतना बढ़ नहीं है। Manufacturing is once again growing at the rapid rate of 9 to 10% per annum with appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity. Economists predict करते हैं कि that manufacturing can achieve its target, अगले 10 दशकों में मैन्युफैक्चर अपना टारगेट अचीव कर सकती है। सो द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप दिस ऑब्जेक्टिव। एनएमसीसी क्या काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपना टारगेट कंप्लीट करेगी नेक्स्ट 10 दशकों में। ये क्या होता है हमारा डिकेड, कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डिकेड। इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन और कॉम्प्लेक्स नेचर हो सकती है, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड किस, अभी लोकेशन कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे इजली अवेलेबिलिटी हो रॉ मटेरियल्स की, फिर उनको प्रोसेस कर सको, ठीक। अब प्रोसेस करने के लिए हमें जो जो आइटम चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो, हमें लेबर चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो। इसके अलावा जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा उसका हम ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ना करके छोटा ट्रांसपोर्ट करके और हम फॉरेन में भेज पाएँ, ठीक है, दूर देशों में भेज पाएँ, बस ये उसकी एक लोकेशन रहेगी, ठीक।
बाकी और कुछ नहीं है, यहाँ पढ़ लेना, ठीक। और इसके अलावा कुछ मेजर प्रिवेंशन हैं, जैसे कि अर्बन एरिया से दूर होना चाहिए, शहरी लोकल वगैरह से, जिससे कि पोल्यूशन वगैरह हो तो भी उनको प्रॉब्लम ना हो, तो सिटी के पास नहीं होना चाहिए, ठीक। तो टुगेदर मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। Now, the cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advices वगैरह to the industry. Many industries tend to come together साथ साथ आती हैं to make use of the advantages offered by the urban centers. इनको बोलते हैं agglomeration economies, ठीक। Gradually, a large industrial agglomeration takes place. जैसे कि in the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह में, क्योंकि यहाँ से आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाता था बाहर के लिए। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounding by a huge agricultural hinterland। मतलब वही बता रहे हैं कि जहाँ पर आज की डेट में फैक्ट्री लग गई, समझो अगर वो एरिया कल ड्रॉट है, बैरन है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। ये देखो इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज क्या है। सबसे पहले हमें इनपुट के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल या फिर कॉम्पिटेंट पार्ट्स देखने पड़ेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या चाहिए, लैंड चाहिए हमको, लेबर चाहिए, कैपिटल उसके लिए पूंजी चाहिए, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से पीवाईक्यू है सीडीएस का कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्या नहीं चाहिए या क्या चाहिए, ऐसे कोई कुछ था जिसमें एग्रीकल्चर का ऑप्शन था, वही है। तो ट्रांसपोर्ट हमको उसका ट्रांसपोर्ट करना है, फैक्ट्री का आउटपुट प्रोडक्ट हमको चाहिए, उसका ट्रांसपोर्ट करना है, मार्केट चाहिए उसके लिए, मार्केट से पैसा फिर घटेगा बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। So the key to decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influence करती है location of the industry को, ठीक। आइडियल लोकेशन क्या होगी इंडस्ट्री के लिए, मान लो यहाँ पे इंडस्ट्री बन रही है, तो उसके कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट पास में होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट में होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो जाए, मार्केट वगैरह में आराम से सप्लाई हो जाए, और डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट में होना चाहिए। ये कुछ लिस्ट दे रखी हैं किन किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, लाइक वेजिटेबल, सीमेंट, मैचेस वगैरह वगैरह, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, रॉ मटेरियल के सोर्स से देखें तो एग्रो बेस्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कपास की होगी, वुलन की होगी, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, इडेबल ऑयल, क्योंकि इनके लिए हमें चाहिए कच्चा माल। मिनरल बेस में क्या हो सकता है, आयरन भी चाहिए, आयरन से निकलता है, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम इसका है, और क्या, बॉक्साइट, मशीन टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स, ये हमारे रॉ मटेरियल चाहिए हमारे। अब मेन रोल की क्या रिगार्डिंग बात करें तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई द प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम एक्समेल्टिंग। मेन रोल तो यही है। गिव मी सेकंड। हाँ जी, तो बेसिक हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं, वो हैं जो हमारे जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए भी रॉ मटेरियल ही होती है, ठीक। जैसे कि इन इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है किसी पुरानी इंडस्ट्री से, ठीक है, और उसका रॉ मटेरियल कुछ और होता है। ये रॉ मटेरियल यहाँ से एक इंडस्ट्री में प्रोसेस हुआ, ठीक, वहां से बना, फिर जो आया तो वो होता है उनका, वो भी एक दूसरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वगैरह में, आयरन और स्टील वगैरह में फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें आयरन जो भी और होता है वो एक प्रोसेस्ड होता है, ठीक। तीसरा बताया है कि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं गुड्स को जो डायरेक्टली कंज्यूमर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि चीनी, ठीक है, टूथपेस्ट, पेपर, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। इसके अलावा बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि पूंजी निवेश। सो a small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over time, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, भाई जो ओन करेगा, जैसे कि पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि वेल, सेल एक्सेट्रा हैं जो, ठीक है। इसमें महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना पे ना मैं एक वो बना दूंगा शॉर्ट्स, या फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत ज्यादा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो ओन की जाती है किसी ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की तरह होती है, जैसे कि इसको हमारी बजाज है, ऑटो है, ठीक है, डाबर है, ये सारी क्या हमारी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं।
ज्वाइंट मतलब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के द्वारा हो, ठीक। जैसे कि हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? वो इंडस्ट्री होती है जो ओन की जाती है एंड ऑपरेट की जाती है बाई प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, मतलब दोनों के द्वारा की जाती है। दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर करते हैं द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनलिटी। सच एग्जांपल्स क्या हैं उनके? जैसे कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड हमारा जो क्वायर इंडस्ट्री है केरला में, वो। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, तो हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, तो इसमें होती हैं बल्क एंड वेट के अकॉर्डिंगली। और लाइट इंडस्ट्री मतलब कि जो लाइट मतलब हल्की इंडस्ट्री इन द सेंस कि छोटी, so that use light raw material and produce light goods such as electrical goods industries, ठीक। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, तो उसमें हमें कॉटन चाहिए, जूट, सिल्क, वूल एंड टेक्सटाइल्स, चीनी एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल है ये, ओके। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है कि फाइबर के प्रोडक्शन में क्या होता है, कि जैसे फाइबर प्रोडक्शन में स्पाइनिंग होगा, फिर वेविंग, नाइटिंग होगा, डाइनिंग फिनिश एंड फिनिशिंग होगा, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर होगा, ठीक, गारमेंट बनेगा, वेविंग से फैब्रिक, स्पिनिंग के लिए yarn, फाइबर फाइबर प्रोडक्शन से रॉ फाइबर से, ये सब प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। वैल्यूएबल एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन होती है, कुछ एडिशन कहीं से कुछ एडिट हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाई करते हैं यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, ठीक है, रोजगार को रोजगार जनरेट करती है, और फॉरेन एक्सचेंज को अर्निंग देती है, मतलब बढ़ाती है। ये ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री है विच इज सेल्फ रिलायंट, जो आत्मनिर्भर है, एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये कंप्लीट चेन को डिफाइन करती है, ऐसे बताया। कॉटन टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? इन एंशिएंट इंडिया, पुराने टाइम पे क्या होता था, कॉटन टेक्सटाइल्स पर प्रोड्यूस्ड बहुत विद हैंड स्पिनिंग, पहले हाथों से बनाते थे, आपको पता ही है, बुनकर जिनको बोलते हैं, हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं वो सफर कर रही हैं सेटबैक ड्यूरिंग द colonial period because they could not compete कर पा रही है with the mill made cloth from England, ओके। क्योंकि हम उस टाइम पे हाथों से बनाते थे, वो महंगा भी रहता था और टाइम भी बहुत लग जाता था, बट इंग्लैंड वाली जो मशीन थी वो जल्दी जल्दी बना देती थी, ज़्यादा मात्रा बना देती थी और टाइम कम लगता था, और ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया तो हमें सस्ता मिल जाता था, तो हम लोग ज़्यादा फोकस इस पे करते थे। सो द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई 1854 में। The two world wars were fought in Europe. India was a British colony that time. So there was a demand for cloth in UK. So hence they gave a boost to the development of the cotton textile industry. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of जो कि महाराष्ट्र कॉटन मतलब कपास कहाँ पैदा होता है, महाराष्ट्र गुजरात में। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन वहाँ पे इजीली रहेगा, लाइक मार्केट भी वहाँ पे रहता है, ट्रांसपोर्ट भी रहता है, इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज है महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। लेबर भी मिल जाता है, मोस्ट क्लाइमेट भी है, ठीक है। आपको बताओ इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए और क्लाइमेट कितना चाहिए और कितना महीने लगते हैं इसको पकने के लिए, किसको, कॉटन को, ठीक। contributed towards its localization, this industry has close link with agriculture and provide करती है living to the farmers। cotton ball pickers and workers जो होते हैं engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing सब काम करते हैं। तो द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स करती है मैनी अदर इंडस्ट्रीज को, जैसे कि केमिकल्स हो गए, डाइज हो गए, पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए और इंगेजिंग वर्क हो गए, इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह हो गए। So while spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। मतलब एक काम को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। स्पिनिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है, कुछ ही लोकेशंस पे होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। बट जो वीविंग का है, वीविंग का बुनने वाला, वो स्कोप को इन्होंने मतलब इनकॉर्पोरेट कर दिया, अलग अलग जगहों पे होता रहता है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन एंड स्पिनिंग, ठीक है, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, क्यों? as it cannot use much of the high quality yarn produced in our country। weaving is done by handloom, जो हम हाथ से करते हैं, ठीक, पावर लूम एंड इन मिल्स में करते हैं बस। तो द हैंड स्पून खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल employment to weavers in their homes as a cottage industry। पता है गांधी जी चरखा,
So why did Gandhi lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? Why is it important for a country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom? अब देखो, इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न टू जापान को, अदर इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन गुड्स हम कहाँ से करते हैं? रशिया, इंडिया यूएसए इंपोर्ट करता है, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज से हम क्या करते हैं? इंपोर्ट, अच्छा सॉरी, हम उनको भेजते हैं अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया से कहाँ कहाँ जाता है? यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज. So we have a large share in the world trade of cotton yarn. Okay. Our spinning mills are competitive at the global level पे and capable of using all the fibers we produce. Just हाँ जी, so we have a large share in the world trade of cotton yarn का है हमारे पास, ठीक है. Our spinning mills are competitive at the global level पे and capable of using all the fibers जो हम produce करते हैं. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in these segments, but ये सब उन्होंने दे रखे हैं कहाँ पर, कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है. वुलन टेक्सटाइल्स की कहाँ कहाँ पे हैं? मुंबई वगैरह में, वाराणसी, कानपुर, शाहजहाँपुर. सिल्क टेक्सटाइल, सूट वाले यहाँ कुछ ही जगह पे हैं, कोलार, इधर ये बनकुलरा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक बार देख लेना बस. And most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. So this mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel government अरे ये सब बहुत दे रखा है. Sorry. Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, we need to import. It's still felt. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sector in the particular. Other problems क्या हैं? Are the low output of labor and stiff competition with the synthetic fiber industry. वो ज़्यादा important है नहीं, पढ़ते रहो उसको. जूट इंडस्ट्री वाले पढ़ते हैं. So India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है, जूट में सबसे टॉप पे है बांग्लादेश और हमारा था सेकंड नंबर पे. So most of the mills are located in the West Bengal में होंगी, उसके आसपास के एरिया में, mainly along the bank of the Hooghly River. Hooghly River is the tributary है या फिर distributary है? गंगा की distributary है, ठीक है. In a narrow belt. So the first jute mill was set up near Kolkata in 1855. Just a second. हाँ जी, so the first mill jute mill जो थी वो कलकत्ता में हुई थी in 1855 at रिश्रा में. After partition in 1947, so the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh, जो कि उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं उसको. तो ये एरिया चला गया था बांग्लादेश को. पहले हमारे पास बहुत अच्छा एरिया था, बट 3/4 हमारा एरिया चला गया होता. हमारे पास कितना बचा है? सिर्फ 1/4, जो कि मोस्टली है वेस्ट बंगाल में. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या थे फॉर द लोकेशन इन द हुगली डिवीजन? क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया से इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट था, सपोर्टेड था बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ द रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज भी था, ठीक है. टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर था फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार वगैरह, उड़ीसा, यूपी, कलकत्ता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स. तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करके ही ये इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है. Challenges faced by the industry include stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competition like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand से जो हमने competition face किया था. हालांकि the international demand has been on the increase, बढ़ती रही है due to the government policy of mandatory use of jute packaging की वजह से. To the stimulate demand, the products need to be diversified. The main markets जो कि इसके क्या हो सकते हैं? USA है, कनाडा है, घाना है जो कि अफ्रीका में है, सऊदी अरेबिया, यूके and Australia. So the growing global concern for environment-friendly, biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. क्योंकि हर कोई प्रमोट कर रहा है कि भाई हमें नेचर को बचाना है, तो हमको बायोडिग्रेडेबल आइटम से यूज करना चाहिए जिससे कि हमारा सॉइल, ठीक, एंड हमारे जो भी नेचुरल थिंग्स हैं वो सारी सारी सेफ रहे. तो जूट है जो यूज करो, फेंक दो तो वो सॉइल में ना डिकम्पोज हो जाती है इजिली. प्लास्टिक वगैरह नहीं होती, इसलिए प्लास्टिक को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते.
अब बात करते हैं हमारा शुगर इंडस्ट्री। तो इंडिया स्टैंड्स सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसरी। हम चीनी के प्रोडक्शन में तो सेकंड नंबर पे आते हैं आफ्टर ब्राजील, बट गुड़ और खंडसरी में नंबर 1 पे आते हैं। तो द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज बल्कि एंड इन hollows its sources content reduces. The mills are located in कहाँ है, यूपी में है, बिहार में है, इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड एमपी। ठीक है, तो 60% मिल्स कहाँ है, यूपी में है, बिहार में है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल है। ठीक है, सो इट इज ideally suited to the cooperative sector. In recent year there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states. क्यों? Especially in Maharashtra. So this is because the cane produced here has a higher sucrose content. जो गन्ना है ना, इसका ये बताएगा कि जो यूपी, बिहार में, पंजाब के इलाके में जो गन्ना प्रोड्यूस होता है वो भी शुगर होता है, यानी कि सुक्रोज होता है उसमें, बट क्वांटिटी सुक्रोज की कम होती है, उसको हम खा सकते हैं मुंह से। बट जो महाराष्ट्र का गन्ना होता है, ठीक है, जो ब्लैक सॉइल में होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, वो आप दांत से नहीं फाड़ सकते हो, ठीक, उसको आप खा नहीं सकते, लेकिन उसमें सुक्रोज यानी कि शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मोस्टली जो फैक्ट्रीज हैं वो इधर ही शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उनको गन्ना जो अच्छी क्वालिटी का वो इधर मिलेगा आपको। So the cooler climate also ensure a longer crushing season. Moreover, the cooperatives are more successful in these states में भी अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। Major challenges include the seasonal nature of the industry, क्या है, old and inefficient method of production, हमारे पास अभी तक ट्रांसपोर्ट में डिले हो जाता है in reaching can to the factories, and the need to maximize the use of baggies. अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, ये हमारे मटेरियल और मिनरल्स की बात कर रहे हैं। सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री है, सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज heavy, medium and light depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods. ये किसमें आते हैं, हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। स्टील वगैरह अगर हमने बना ली तो उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक, so the production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy, ठीक है, एंड बल्कि होते हैं, entailing heavy transportation cost भी इनका लगता है। जैसे कि हमारा लौह अयस्क हो गया, कोकिंग कोल हो गया एंड लाइमस्टोन वगैरह हो गया, are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। ठीक, स्टील को हार्डन करने के लिए हमको कुछ क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज भी चाहिए होती है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स आर आइडियली लोकेटेड? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumers. तो 2019 में क्या हुआ था? Yes. हाँ जी, so remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumers. तो 2019 में क्या हुआ था, विद 111 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया ने रैंक किया था सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, इंडिया हमारी। इन 2019 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन द कंट्री कितना हो गया था, was only around 74.3 किलोग्राम पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज 229। मतलब इंडिया का कितना ज्यादा कंजम्पशन था। ठीक है, तो यहाँ पे सब दे रखा है प्रोडक्शन। Why is the per capita consumption of steel so low in India? Just give me a second, sorry यार। हाँ जी, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मिनी स्टील प्लांट आर स्मॉलर हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस जो होते हैं, जो यूज करते हैं स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specifications. इनको बोलते हैं मिनी स्टील प्लांट्स। ठीक, अभी यहाँ पे क्या देखा है, एक प्रोसेस दे रखा है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील ब्लास्ट फर्नेस का एक प्रोसेस दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग, ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को प्लांट में। ठीक है, वहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है, लाइमस्टोन को फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, लाइमस्टोन ऐड किया जाता है। ठीक, किसमें, स्टील ब्लास्ट फर्नेस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लैग खत्म किया जाता है एंड कोक इज बॉर्न टू हीट द कोर। ठीक, फिर हम गर्म करते हैं कोक जला के। फिर आता है पिग आयरन, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। ठीक, सो
द मोल्टन मटेरियल जो होता है poured into molds called pigs। तो जो पिघला हुआ मटेरियल होता है उसको किसमें, जो कच्चे लोहा होता है उसमें मिलाया जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, स्टील मेकिंग बनता है। फिर pig iron is further purified by melting and oxidizing the impurities मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड। फिर जब इम्प्योरिटीज निकलती हैं उसके बाद तीन चीजें ऐड होती हैं, जैसे कि मैग्नीज, निकल एंड क्रोमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर हमारा आता है शेपिंग मेटल, जो शेप देता है, जिसको बोलते हैं रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग। ये ऑप्शंस होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द शेपिंग मेटल और नॉट। तो ये चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग, इनमें से कोई एक ऑप्शन हटा देंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन द शेपिंग मेटल ऑफ द स्टील ब्लास्ट फर्नेस। ठीक, तो ये याद रखना, स्टील का ही दे रखा है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील के बारे में आपने सुना होगा, उस बताओ किससे मिलके बना होता है इसमें। ये है ना, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कॉपर, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो वहाँ पे दे रखा कि कहाँ कहाँ पे स्टील वगैरह का प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग देख लेना आप। बोला an integrated steel plant is large, handles everything in one complex from putting together raw material to steel making, rolling and shaping, सब कुछ एक बार में करता है integrated steel plant। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSUs वगैरह होते हैं हमारे, थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, in the 1950s China and India produced almost the same quantity of steel, बट पहले एक बराबर करते थे 1950s के टाइम पे, बट टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा स्टील का। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब सबसे ज्यादा वो प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है स्टील को। कौन? चाइना। हमारे इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा यहीं पे है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज फॉर द, मतलब यहाँ पे क्यों है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्या क्या चीज इंक्लूड होती है कि ये हमारा जो एरिया है छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन स्टील की इंडस्ट्री लगी हुई है। तो यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ आयरन कोर है, सस्ते में हमारा जो लोहा है इसका वो मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर मिल जाएगी, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट। ठीक, सब कुछ अवेलेबल है, मेजर चीज जो इंपॉर्टेंट है फॉर अ फैक्ट्री सेटलमेंट। सो दो इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट iron and steel producing country है in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to, किस वजह से हम अपना पूरा पोटेंशियल नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। हमारे पास महंगा है लेकिन कोल जो कुकिंग कोल है हमारा जलाने वाला वो लिमिटेड अवेलेबल है। नंबर दो, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारे यहाँ लेबर स्किल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम रहती है। सी हमारा ऑप्शन है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक, एंड डी है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है We also import good quality steel from other countries। हम good quality की स्टील हम बाहर से मंगाते हैं। However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic, जो भी हमारी डोमेस्टिक घरेलू डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास है सफिशिएंट। Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurship. There is a need to allocate resource for research and development to the produce steel more competitively। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक, आई थिंक इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, इसका पार्ट 2 में बना दूंगा, ऑलरेडी 33 मिनट्स की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 तक का रखते हैं हम, पार्ट 2 में हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से शुरू करेंगे। तो आई नो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा चैप्टर, तो कंसेप्चुअल मैं आपको बता दूंगा। ठीक, बाकी इसको आप रिवीजन करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।